नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं और इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सारण जिले के सोनपुर प्रखंड अंतर्गत डुमरी पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य के भावी प्रत्याशी प्रेमचंद सिंह। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। के चैनल को धन्यवाद दे देता हूँ। सर, ये बताइए, आपके पंचायत में चुनाव छठवें चरण में होने वाले हैं और किस प्रकार आप मैदान में इस बार फिर से उतर रहे हैं और क्या रणनीति होने वाली है आपकी? हम त्रिस्तरीय पंचायत 2001 से जब से पंचायती राज का गठन हुआ उस पीरियड से मैं इसमें चुनाव में सम्मिलित हूँ। 2 बार पंचायत समिति बनने का सौभाग्य प्राप्त भी हुआ। मैं जितना भी हमें एबिलिटी क्षमता थी, मैं प्रखंड से अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए, उत्तम पंचायत बनाने के लिए मैं प्रयासरत रहा। बहुत हद तक मैं पंचायत को बहुत सारे डेवलपमेंट का काम, हर सेक्टर का, शिक्षा हो, कृषि हो, रोड हो, बिजली हो, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सबके किसी न किसी रूप में मैंने पंचायत में, वृद्धा पेंशन की बात हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, विधवा पेंशन हो। सर, इस तरह से तो आप बता रहे हैं कि सभी काम हो चुके हैं पंचायत में। नहीं, पंचायत में अगर सारे काम हुए रहते तो गवर्नमेंट जो हर साल जो पंचायत की राशि आवंटित करती है उसमें बहुत नए नए चीज़ उसमें आ रहे हैं। जो भारत सरकार, राज्य सरकार जो नए नए और कुछ करने की ज़रूरत है। विकास का अंत नहीं होता है। सर, हम एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे। 2001 में आपकी वाइफ भी पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हैं। उसके बाद फिर जब अगला चुनाव हुआ और आप कैंडिडेट बने तो फिर आपको हार का सामना करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या क्या वजह रहा होगा? हार का कारण हुआ कि हम बहुत ऊर्जावान थे, बहुत तेजी से काम करते थे और कुछ जो मेरे प्रतिद्वंदी थे उनको यह रास नहीं आया कि यह बहुत कम उम्र में बहुत ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपने काम के प्रति, प्रतिभा के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, मृदुभाषी के प्रति। इसलिए उनको जलन था। इसलिए उन लोगों ने नाजायज रूप से गलत पैसा खर्च करके और हमारे जैसे आदर्श और सत्यवादी या जो कर्मठ इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आपके पंचायत के जो भी जनता है वो पैसे पे बिक जाते हैं? हमारे पंचायत के जनता पैसे पर नहीं बिकती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों की वजह से तो जीत हार नहीं होती है ना। कुछ लोगों की वजह से नहीं होती है, लेकिन उसमें धन, अभी का जो हमारे पंचायत का जो स्तर है वह धन बल का तो चल ही रहा है। उसमें आदर्श और चरित्र का बहुत हनन हुआ है। उसमें वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं बनाया जाता है और वही लोग बाद में ठगे जाते हैं और फिर दोबारा हमें रिपीट करते हैं। अच्छा, तीसरे बार फिर जब आप चुनाव लड़े तो आपको जीत मिलती है और फिर चौथी बार फिर हार का सामना करना। फिर हार का सामना करना। वही मेरे काम से, पंचायत के डेवलपमेंट से उन लोगों को जलन और पैर खींचने का काम उन लोगों ने किया है। इससे मैं हार नहीं मानता हूं। मैं अपने जज्बा को बरकरार रखता हूं। यह मेरे जीवन का 5वां चुनाव है और मैं इसी तरह निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा, समाज का सेवा करता रहूंगा। हारने के बावजूद भी मैं कभी बैठा नहीं और समाज का निरंतर सेवा करने का काम मेरा जारी है। जब तक मैं धरती पर हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक यह काम मेरा चलता रहेगा। 2 टर्म जनता आपको सेवा करने का मौका दे रखी है इससे पहले, तो उस दौरान आपके काम के 5 बड़े उपलब्धि क्या है? उस समय मेरे पंचायत की उपलब्धि रही कि उस समय 2001 में पंचायती राज का जब गठन हुआ, जब चुनाव स्टार्ट हुआ, उस पीरियड में गांव में कच्ची सड़क हुआ करती थी। उस पीरियड में मैंने अपने पंचायत में 10,000 फीट ईंट सोलिंग करके मैंने पूरे पंचायत के जितने भी ग्रामीण सड़क थे सबको मैंने संपन्न कराया। उसके बाद विद्यालय मेरे यहाँ जीर्ण शीर्ण था। किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को प्रगति पर लाने के लिए सबसे पहले मूलभूत शिक्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है कृषि प्रधान देश मेरा है। मैं गांव में रहता हूं, इसलिए मेरा कृषि गांव का समृद्ध हो, उसके लिए सिंचाई की साधन हो, पानी की साधन हो, किसान के लिए लोन की जरूरत हो,
पैक्स के माध्यम से खाद की जरूरत हो, ये सब ये सब आपने प्राथमिकता किया। होती है। चौथा, स्कूल जो आपने सेकेंड में भी शिक्षा की बात की कि स्कूल, फिर फोर्थ तो कुछ और होगा। और अभी मेरे यहाँ ग्राउंड नहीं है, खेल का ग्राउंड है। उतना बड़ा पंचायत में अभी तक मेरे यहाँ खेल का ग्राउंड भी नहीं है। आपकी उपलब्धि क्या रही है? 2 टर्म आपको जनता ने इस पद के लिए भेजा या फिर सेवा करने का मौका दिया, तो 5 बड़ी उपलब्धि हमने आपसे पूछा, तो उसमें 3 तो आपने गिना दिया हुआ है। मैं चौथा और 5वां जानना चाहता जितने भी वृद्धजन थे, जितने विधवाएं थी, सबको मैंने अपने दोनों टर्म में मैक्सिमम 500 से 1000 वृद्धा पेंशन बनवाने का भी काम किया। राशन कार्ड जितने गरीब थे, जो बीपीएल धारी थे, उनको उस अंतर्गत लाकर और उनको वृद्धा बीपीएल के द्वारा राशन कार्ड दिलाने का काम किया। ये सब काम मेरे हूं। और पंचायत में। पांचवा कृषि के क्षेत्र में। कृषि वाला तो आपने बता रखा है। कृषि में उपलब्धि तो नहीं बताया ना। मैं आपसे उपलब्धि पूछ रहा हूँ कि 5 बड़े उपलब्धि, तो उसमें कृषि का भी आपने लिया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसके लिए आपने बहुत सारा काम किया। 5वां, किसी और फील्ड, किसी और सेक्टर में आपके पंचायत में अभी तक अस्पताल भी नहीं है। अस्पताल है, छोटा सा स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसमें एनएम बैठा करती है। पीएससी नहीं है जिसमें डॉक्टर बैठते हैं। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जमीन का खोज हो रहा है। सरकारी जमीन अगर उपलब्ध हो जाता है तो हम लोग उस काम को भी अगले टर्म में कराने का काम करेंगे। अगले टर्म में खेल ग्राउंड बनाने का काम करेंगे। और जो भी मेरा छूटा हुआ काम जो पंचायत में है, ईमानदारी से मैं उस काम को अंजाम दूंगा, अंतिम अंजाम दूंगा। ये बताइए, डुमरी बुजुर्ग पंचायत के भाग 2 से आप प्रत्याशी हैं, तो अभी जो वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं, उनका ये दावा है कि जितने भी रोड बने हैं पहले कुछ भी नहीं बने हुए। जैसा कि आपने पहला अपना काम उपलब्धि में गिनाया कि आपने रोड बनवाया, उनका कहना है कि आपने रोड नहीं बनवाया था और कोई भी रोड नहीं बना हुआ था, उनके आने के बाद रोड बनाया गया। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे हमें कहना है कि जो वर्तमान, अब तो निवर्तमान उनको कहा जा सकता है, उन्होंने अपने पंचायत समिति के निधि से, एज ए मैं प्रधान पंचायत समिति सदस्य हुआ करता था, तो मैं अपने निधि का भी प्रयोग किया। उन्होंने 2 टर्म में, उनको यह पता लगाने का चीज भी है कि एक भी पैसा उनको पंचायत समिति निधि से, प्रखंड से नहीं मिला। जो भी हुआ मुखिया के द्वारा हुआ, उनके द्वारा कुछ भी वो नहीं। कह रहे विधान पार्षद के फंड से भी उन्होंने विधान पार्षद से मैं भी कह रहे कि वो करवाए थे। विधान पार्षद से, उनसे पहले मैं बहुत रोड सारा बनवाया। तो विधान पार्षद से जो राशि आती है पंचायत में खर्च करने के लिए, पंचायत की उपलब्धि नहीं है, ये पंचायत समिति की उपलब्धि नहीं है। यह तो प्रतिनिधि, जिला एमपी हो, विधायक हो, उनका भी राशि खर्च होता ही है, पंचायत में ही होता है। तो उनके फंड का काम कहाँ हो रहा है? जब उनके पंचायत में नहीं हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? किन का? अभी जो वर्तमान में जो पंचायत समिति सदस्य हैं, उनको जो राशि मिल रहा है, उनको जो फंड मिल रहा है, उसका काम कहाँ हो रहा है? उनका काम पंचायत में हो रहा है, लेकिन उनकी राशि नहीं है। अच्छा। यह राशि एमएलसी साहब का है। अच्छा। उन्होंने दी है। उसमें पंचायत प्रतिनिधि में मुखिया का भी फंड अलॉटमेंट होता है, पंचायत समिति का भी निधि अलॉटमेंट होता है। मैं पूछ रहा हूँ, पंचायत समिति का जो फंड है उसका काम नहीं हो रहा है? उनको एक पैसा मिला ही नहीं। अच्छा, कारण क्या रहा? कारण तो अगला बता सकता है, जनता बताएगी, जनता पूछेगी चुनाव में। आप अनुभवी हैं, आपको भी तो कुछ आइडिया होगा कि हाँ, क्या वजह रहा। इसलिए कि वो उनका पैठ नहीं है प्रखंड में। अच्छा। उनका पैठ नहीं है। कह रहे हैं कि मेरा अपना एक अलग रुतबा है। नहीं, रुतबा है। अच्छा। लेकिन प्रखंड में पैठ नहीं है। अच्छा। प्रखंड में प्रमुख होता है पंचायत समिति का अध्यक्ष। वह जिसको चाहता है उसी को कुछ करता है, उसी को फंड अलॉट करता है। इनका ये आपसी लड़ाई में जनता को आखिर क्यों भुगतना पड़ता है? भुगतना पड़ता है जब उस तरह का प्रतिनिधि होता है, जिसको ऑफिस से, जिसको प्रमुख से, जिसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन से ताल्लुकात नहीं होता है, तो इसी तरह से पंचायत की हरास होती है। अच्छा, ये बताइए, अभी उनका कहना है कि वृद्धा पेंशन का लाभ जितने भी लोग उठा रहे हैं
उसमें से 80% लोगों को दिलवाने में उनका हाथ है और उनका साइन है। इस पे आपका क्या कहना है? पिछले पिछले जो पंचायत समिति के सदस्य रहे उन्होंने क्या किया? बहुत अच्छी बात है। इसमें है कि 2001 से यह हर साल लमसम उसमें 100 वृद्धा पेंशन जुड़ते जाता है। जिसका 60 वर्ष से अधिक आयु हुआ या जो 40 वर्ष में विधवा हो गई, वह बराबर यह क्रम से चलते रहता है। और जो अधिक वृद्ध हो जाते हैं वह मरते भी जाते हैं, तो वो सूची से नाम उनका हटते भी चला जाता है और फिर नए बनते जाते हैं। तो जिसका जो सर 80% बहुत ही ज्यादा होता है। 80% अचानक उनके समय उनके कार्यकाल में तो लोग वृद्ध नहीं हुए हैं ना। राजनीति में बढ़ चढ़ के कहना, जनता को बरगलाना, यह राजनीति का एक बहुत बड़ी पॉलिसी भी होती है। जनता को जितना झूठ का के गरीब तबके के लोग, अशिक्षित लोगों को इसमें जो ज़्यादा माहिर होता है वो इसी तरह से राजनीति करता है। लेकिन जनता इस बात को, हकीकत को समझ गई है खूब अच्छी तरह से, और इस बार उनको चुनाव में इसका करारा जवाब जनता देने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को पुरजोर रूप से वकालत करता हूँ। सर आप यह दावा कैसे कर रहे हैं, किस वजह कर रहे हैं? इसलिए कि मैंने किया है, मैंने जीत के भी किया है और हार के भी किया है। मैं निरंतर चलते रहता हूँ, मैं रुकता नहीं। वो कहते हैं कि क्या 5 साल क्या 10 साल, मैं दिन रात 24 घंटा क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों के साथ रहता हूँ। वो अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहते हैं। ज्यादा जो लोग हैं वह अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहते हैं, उसमें लगे हुए ज्यादा रहते हैं, जनता के हित में नहीं लगे रहते हैं। अगर जनता के हित में लगे रहते तो फिर आने वाला चुनाव में उनकी परेशानी और बढ़ने जा रही है। वह जनता जवाब देगी, समय आ चुका है। सर आपके पंचायत का एक इतिहास रहा है और 2001 की बात है, सभी लोगों को निर्विरोध मतलब कि आपसी मिल बैठकर आपसी मतलब ये होकर सिर्फ किसी एक सीट पर चुनाव हुआ था, बाकी बैठकर ही निर्विरोध आपस में समाज ये करके किया गया था। क्या इसका इतिहास क्या है, हम जानना चाहते हैं। उस समय हमारे पुराने बुजुर्ग लोग भी थे जो इस बात को समझते थे कि आपस में बैठ मिलके अच्छे लोगों को चयन कर लेंगे तो हमारा पंचायत का डेवलपमेंट का काम अच्छे ढंग से होगा। और उसमें सारे लोग लगे। धीरे धीरे अब समाज में एक विकृति आ रही है ना, अब वह विकृति का थोड़ा सा है जो उसमें गलत आदमी भी फायदा उठा लेता है। वही सब कारण हुआ। उस समय हम लोग पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित कराए थे और निर्विरोध सारे पद पर, त्रिस्तरीय पंचायत का जो भी हम लोग का पद था पंचायत का, सब पर हम लोग निर्विरोध चुनाव करा के पंचायत को सम्मान देने का काम किया। बिहार में मेरे पंचायत का सम्मान भी मिला। हमें पंचायत को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी मिला। ये सब हमारे पंचायत का उपलब्धि है। आपके पंचायत में 45 एकड़ जमीन में जो एसएसबी कैंप लगवाया गया है, तो जो निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य है उनका कहना है कि यह उनके प्रयासों से संभव हो पाया है और उन्होंने ही लगवाया है। सर ये कैसे संभव हो सकता है कि एक पंचायत समिति सदस्य द्वारा इतना बड़ा एसएसबी कैंप लगवाया गया हो? यह बात टोटल निराधार है, सत्य पर आधारित यह बात नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो सरकारी स्तर पर अंचल से ही ज़मीन की मुआयना कराई जाती है कि कहाँ किस पंचायत में किस राजस्व ग्राम में ज़मीन उपलब्ध हो, ताकि वहाँ किसी भी तरह का प्रोजेक्ट, या एसएसबी की बात हो, आईटीबीपी की बात हो, आईटीआई कॉलेज की बात हो, जो भी प्रोजेक्ट लाना हो तो ज़मीन की उपलब्धता है। और मेरे यहाँ सरकारी ज़मीन, हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत सारे ज़मीन है, उसमें बनना चाहिए कि यह छोटे किसान, मझोले किसान जिनके जीने खाने के लिए मात्र 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है, उनकी ज़मीन को लेनी चाहिए। क्या प्रतिनिधि का यही दायित्व होता है? अगर कोई प्रतिनिधि यह कहता है कि यह काम मैंने कराया और अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, तो वह निरीह किसान जिनका ज़मीन गया है एसएसबी कैंप में, उसके बावजूद हमारे यहाँ बहुत सारे सरकारी ज़मीन है, उसमें बनना चाहिए ताकि किसान का ज़मीन बचे। गवर्नमेंट का ऑलरेडी ज़मीन है। अगर आईटीआई कॉलेज की भी बात आई है तो उसमें जो गया आईटीआई कॉलेज जो हम लोग हटाने का काम किया वो किसान का विरोध था, इसलिए कि उनके आने जाने का जो मार्ग था उस पर बन रहा था। हम लोग उसमें कोऑपरेट किए थे
या किसान उसको विरोध करके और पंचायत से हटवाए। अगर वही सरकारी जमीन, जो मेरे चौड़ में बहुत सारे सरकारी जमीन हैं, उसमें अगर बनता तो किसी तरह का विरोध नहीं होता। फिर किसान चौड़ खेती करने के लिए कैसे जाएगा अगर उनका रास्ता ही अवरुद्ध हो जाए? तो यह सेना एसएसबी कैंप के लिए जो जमीन गया, वह जमीन उचित नहीं था। वह छोटे और मझोले किसान का जमीन गया, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। इसलिए वह किसान में बहुत आक्रोश है और इस बार वह किसान चुनाव में जवाब देने के लिए एकदम पुरजोर रूप से तैयार हैं। जो आने वाला भविष्य में, ये बताइए आपकी लड़ाई इस बार किनसे होने वाली है? क्या जो निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य है, क्या उनसे आपकी लड़ाई होने वाली है इस बार? नहीं, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। क्यों सर? जनता ने उनको जिताया है, तो फिर लड़ाई जो भी कैंडिडेट होते हैं फर्स्ट तो वही रहते हैं, प्रायोरिटी तो वही होता है। आपके पंचायत का क्या स्थिति है? 5 बरस के अंदर में जो सामाजिक सौहार्द था, जो मेरे समाज में भाईचारे था, जो एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत था, सारे कुछ छीन गए हैं और इस कारण समाज में बहुत आक्रोश है। वे पंचायत का काम, पंचायत में सौहार्द बनाना प्रतिनिधि का यह दायित्व होता है, न कि थाना पुलिस के संपर्क में रहना और किसी कमजोर को प्रताड़ित कराना। ये सब काम, ऐसा काम जनप्रतिनिधि हाँ, करते हैं करते हैं। आज के जनप्रतिनिधि बहुत सारे लोग इस तरह का भी काम करते हैं। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उठाती है पब्लिक, लेकिन गरीब पब्लिक कहाँ जाए, किसके नजदीक जाए? सर पब्लिक तो नहीं जा पाती है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं और लगातार जनता के हाँ, बीच रहते हैं हाँ, और नेताओं के बीच भी जाते हैं, तो आपको तो उठाना चाहिए। हम लोग बराबर विरोध करते रहे इसका, हम लोग बराबर विरोध करते हैं। हम लोग इस बात का बराबर विरोध करते हैं। हमारे यहाँ हरिजन टोली अनुसूचित जाति का मोहल्ला है, बहुत सारे, लगभग 500 से 1000 की आबादी है। वहाँ एक विद्यालय नहीं था। मैं अपने पीरियड में, अपने कार्यकाल में वहाँ विद्यालय बनाने का काम किया, उन लोग को प्रेरित किया, उनको बतलाया कि तुम्हारे पूर्वज भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे, और आज तक तुम्हारे विद्यालय 70 बरस देश आजाद होने के बावजूद भी तुम्हारे यहाँ एक विद्यालय नहीं बना। और मैं अपने प्रयास से वहाँ विद्यालय बनाने का काम किया और अच्छा विद्यालय है। ये बताइए, लगातार आपका नाम ये मतलब इस सूची में आता है कि आप लगातार सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लड़ते रहे हैं। इसका कोई एक खास उदाहरण दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं। हम समाज में अच्छे चीज का प्रसार देते हैं, गलत काम का विरोध करते हैं। और मैं अगर सामाजिक कुरीति, हमने अपने बच्चे का शादी किया बिना दहेज का, बिना दहेज के शादी किए? बिना दहेज का शादी किए, उसका एग्जाम्पल है। समाज देखा है, समाज उस शादी में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था और उस बात से हमें बहुत समाज में सम्मान भी मिलता है। तो लोगों को क्या संदेश देंगे, किस प्रकार समझाएंगे कि दहेज कितना घातक है समाज के लिए? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो हमारे देश में मोदी जी, जोगी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, इसको चरितार्थ करने के लिए जब तक आप उसके प्रति आप सहानुभूति प्रकट नहीं करेंगे, आप दहेज लेंगे तो उसका दिल टूटता है, उसके गार्जियन को दिल टूटेगा। इसलिए समाज में यह कुरीति है, इस कुरीति का मैं विरोध करता हूं और समाज को यह संदेश देता हूं कि इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए। दहेज नहीं लेना चाहिए, बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए। वह देश का भविष्य है, वह जननी है, वह माँ है। आप अपने जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? आने वाले चुनाव में आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं और जनता से क्या आग्रह करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आने वाला चुनाव में जो भी आपका उम्मीदवार हो, जितने भी लोग कैंडिडेट हैं, उसमें आप जो सामाजिक रूप से आचार विचार सबको एक साथ लेके चलने वाला जो प्रतिनिधि हो, उसी को वोट दें। समाज को तोड़ने वाला आदमी को वोट कतई नहीं दे। पैसा पर वोट नहीं बेचें। मत संवैधानिक अधिकार है, इसको बेचा नहीं जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।